नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी। सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। उत्तराखंड में खेल महाकुंभ का आगाज हो चुका है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा ऐलान इस मौके पर किया है। राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ में धामी ने बड़ा ऐलान किया है। विजेताओं को 11 करोड़ रुपए बांटे जाएंगे। इसी के साथ ओलंपिक प्रतिभागी अमीषा चौहान को 50 लाख का चेक भी दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड में खेल महाकुंभ का आगाज हो चुका है। विधिवत रूप से इसका आगाज किया गया है और इस मौके पर उत्तराखंड के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ा ऐलान किया है। खिलाड़ियों के लिए, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए ऐलान किया गया है। जो महाकुंभ, खेल महाकुंभ में प्रतिभाग करने वाले विजेता है, जो पदक विजेता है, उन्हें 11 करोड़ रुपए बांटे जाएंगे और साथ ही साथ उन्हें खेल आरक्षण का लाभ भी मिलेगा। वहीं ओलंपिक प्रतिभागी अमीषा चौहान को 50 लाख का चेक सौंपा गया है। और हमारे संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरुण, उत्तराखंड में खेल महाकुंभ का आगाज हो चुका है। क्या बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री की तरफ से खिलाड़ियों के लिए की गई है? जी दिव्या, बिल्कुल प्रदेश में जो है खेल महाकुंभ का शुभारंभ हो चुका है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया गया, जिसमें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई घोषणाएं भी की हैं, जिसमें कि पदक विजेता खिलाड़ियों को जो है वो जो विजेता खिलाड़ी होंगे उन्हें 11 करोड़ की पुरस्कार भी दिया जाएगा। और इसी के साथ साथ ही जो खिलाड़ी विजेता खिलाड़ी होंगे उन्हें सीधी भर्ती के साथ ही अन्य पदों पर अन्य खिलाड़ियों को जो है 4% आरक्षण का लाभ भी जो है वो दिया जाएगा। नौकरी में भी जो है 4% आरक्षण का लाभ जो है खिलाड़ियों को दिया जाएगा। इसी के साथ ही जो जंप दस्तर पर प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ी होंगे उन्हें स्पोर्ट्स किट भी जो है प्रदान की जाएगी। इस तरीके का फैसला भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिया है। और साथ ही जो खिलाड़ी पार्टिसिपेंट भी करेंगे, उसी के साथ साथ ही खेल महाकुंभ में इस बार जो है आंकड़ा बढ़ाने की बात भी की जा रही है, क्योंकि पिछले अगर बार की बात की जाए तो करीब 2 लाख से अधिक युवाओं ने पार्टिसिपेट किया था। इस बार ये आंकड़ा बढ़ने की उम्मीद भी जो है वो जताई जा रही है। तो इस तरीके से खेल को बढ़ावा देने के लिए और राज्य में जो है खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए, युवाओं को खेल से जोड़ने के लिए जो नई खेल नीति लाई गई है, उसके बारे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि खिलाड़ियों को बड़ा अच्छा प्रदर्शन करने के लिए और प्रदेश में जिस तरीके से लगातार खिलाड़ी खेल रहे हैं और लगातार जो है खेल के प्रति युवाओं का जो है वो रुझान आ रहा है, युवा प्रभावित हो रहे हैं, तो इस तरीके से जो है नई खेल नीति भी उसमें काफी मदद कर रही है। और ऐसे में आने वाले समय में भी खेलों में को बढ़ावा मिले और प्रदेश के युवा आने वाले समय में ओलंपिक तक भी जो है मेडल लाए और ऐसे में लगातार जो है आने वाले समय में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करे, इसके लिए तमाम कदम जो है वो उठाए जाएं। अच्छा, यहाँ पर जिस तरह से समय समय पर प्रोत्साहित किया जाता है खिलाड़ियों को, ऐसे में व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। इस बार की व्यवस्थाएं क्या है खेल महाकुंभ में? जी दिव्या, बिल्कुल देखिए, व्यवस्थाएं बहुत जरूरी हैं, क्योंकि जिस तरीके से खिलाड़ी पार्टिसिपेट करेंगे और बड़ी संख्या में खिलाड़ी जो है पार्टिसिपेट करते हैं, तो ऐसे में व्यवस्थाओं का बनना काफी महत्वपूर्ण भी रहता है। और अगर अव्यवस्थाएं होती है तो खिलाड़ियों को भी दिक्कत होती है और ऐसे में प्रदेश की छवि को भी उससे नुकसान होता है। तो ऐसे में व्यवस्थाओं पर जोर दिया जाना चाहिए और ऐसा सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इस बार जो है तमाम तैयारियां जो है वो की गई है। खेल विभाग भी लगातार तैयारियों का जायजा ले रहा है, लगातार बैठक भी हो रही है, तमाम व्यवस्थाएं जो है का दावा किया जा रहा है। लेकिन ऐसे में जब खेल होंगे, अभी आज दूसरा दिन है और अभी 2-3 दिन वो खेल महाकुंभ चलेगा, तो ऐसे में व्यवस्थाएं फिलहाल तक जो है ठीक है, लेकिन आगे आगे किस तरीके से होती है और क्योंकि राष्ट्रीय खेलों का आयोजन की मेजबानी भी उत्तराखंड को मिली है, तो ऐसे में उसको लेकर भी आगे जो व्यवस्थाएं हैं वो भी तमाम देखने वाली होंगी। और ऐसे में लेकिन दावा सरकार की और खेल विभाग की तरफ से किया जा रहा है कि तमाम तैयारियां जो है प्रदेश के द्वारा जो है विभाग के द्वारा वो की गई है। और ऐसे में आने वाले समय में क्योंकि जो राष्ट्रीय खेल होने हैं उसे भी एक ऐतिहासिक आयोजन बनाने के लिए भी सरकार लगातार कार्य कर रही है। जी, बहुत शुक्रिया अरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते आगे, उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी काशीपुर पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए कासमी ने कहा कि राज्य में सभी मदरसों को नियमों के तहत संचालित करना होगा। जो मदरसे नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि इस दौरे के दौरान वो कुमाऊं क्षेत्र में मदरसा शिक्षा की स्थिति की भी समीक्षा करेंगे।
जांच कराएंगे और अगर ऐसा कहीं ऐसा हो रहा है तो ये हमारे रहते हुए नहीं होगा, इस सरकार में नहीं होगा। ये सरकार ट्रांसपेरेंसी और ईमानदारी के लिए जानी जाती है और हम सरकार की चीज़ों को तो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हमारा जो काम है, हम तो अगर कहीं ऐसे संचालक हमें पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे और हम इसका संज्ञान लेंगे। आपसे भी हम निवेदन करेंगे कि आप हमें उनके बारे में अगर आप चिन्हित करें तो मैं आया हुआ हूँ, मैं मदरसों के भ्रमण पे आया हूँ। कुछ लोगों के ना आप मुझे बताइएगा। मेरा ये 3 दिन मैं इसी कुमाऊँ क्षेत्र में रहूँगा, तो इसमें मुझे पूरी ईमानदारी के साथ अगर कहीं ऐसी अनियमितताएँ हैं तो हम उसके बारे में बिल्कुल भी कोई रियायत नहीं करेंगे, हम सख्त कार्रवाई। और अजहर मलिक हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अजहर, जिस तरह से मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष जो हैं वो कुमाऊं दौरे पर हैं, क्या कुछ उनकी रणनीति इस बार रहने वाली है और किन किन चीजों की समीक्षा वो करेंगे? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि एक बार फिर उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती समून कासमी 3 दिन के कुमाऊं के दौरे पर है और उनका मेन दौरा मदरसों को लेकर है। इन मदरसों में जिस तरीके से संचालित मदरसे हो रहे हैं, कुछ नियमों को ताक पर रखकर और तो कुछ नियमों की अनदेखी और धामी सरकार के उद्देश्यों की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं और उस पर नकेल कसने के लिए 3 दिन का दौरा रहने वाला है चेयरमैन जी का। और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने बताया कि मदरसों को लेकर जिस तरीके से अनियमितताएं लोगों द्वारा बरती जा रही हैं उस पर कठोर कार्रवाई होगी। दूसरी ओर मोदी की उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के उद्देश्य को उन्होंने जन जन तक मदरसों के पढ़ने वाले बच्चों तक पहुंचाने के लिए मोटिव संभाला है, जिसको लेकर वो बताएंगे कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय के लोगों को साथ लेकर चला जा रहा है। जो मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे हुआ करते थे वो सिर्फ मस्जिदों में या फिर मदरसों में मौलाना इमामत करते थे, लेकिन उनको लेकर अब आईपीएस और ऊंचे अधिकारी और सरकारी अधिकारी बनाने का एक सपना उनके द्वारा दिखाया जा रहा है कि जिस तरीके से हाईटेक शिक्षा को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में कर दिया, वैसे ही हाईटेक उत्तराखंड के मदरसों को धामी जी करने की तैयारी में है। उनके द्वारा बताया गया है कि लगातार जिस तरीके से मदरसों पर सूचनाएं शिकायतें मिल रही थी कि कुछ मदरसे कागजों में मदरसे हैं लेकिन वास्तव में स्कूलों के बोर्ड लगाकर संचालित कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पब्लिक और नौनिहालों के भविष्य के साथ मदरसे संचालक खिलवाड़ करते हुए दिखाई दे रहे थे, जिसको लेकर कुमाऊं दौरे पर। और बात करी जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर की, तो काशीपुर में ऐसे कई मदरसे हैं जो मदरसों के नाम पर स्कूलों के बोर्ड लगा रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। जी अच्छा, यहाँ पर क्या अभी तक उनकी संख्या चिन्हित हुई है उन मदरसों की जो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं या बिना नियमों के संचालित हो रहे हैं? जी बिल्कुल, उनसे इस बारे में जब सवाल किया गया उन्होंने अभी इस पर स्पष्ट तो कुछ बोला नहीं, लेकिन ये कहा कि हमारी टीम द्वारा लगातार निगाहें बनी हुई है, बहुत जल्द बड़ी कार्रवाई ऐसे मदरसे स्वामियों के खिलाफ देखी जाएगी जो नियमों को ताक पर रखकर या तो उन्हें मदरसों की शिक्षा के साथ साथ बेसिक जानकारियां नहीं दे रहे हैं या फिर बिल्डिंग मदरसे के नाम पर होने के बाद स्कूल संचालित कर रहे हैं। काशीपुर में ऐसे कई स्कूल हैं जो स्कूल के साथ साथ एक ही बिल्डिंग के अंदर मदरसा भी संचालित करते हैं और स्कूल भी संचालित करते हैं। ऐसे सभी मदरसों पर नकेल कसने की तैयारी देखी जा रही है। फिलहाल अभी ऐसा कुछ बताया नहीं खुलकर के कितने मदरसे चिन्हित कर दिए गए हैं, क्या बड़ी कार्रवाई उनके द्वारा करने की तैयारी है। जी बहुत शुक्रिया अजहर, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। वहीं डोईवाला स्थित बीएसएफ के साहसिक प्रशिक्षण संस्थान परिसर में बीएसएफ के 60वें स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया। डोईवाला कैंपस में आयोजित रंगारंग कार्यक्रम में बीएसएफ में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। दो 2000 में रिटायर भी हुआ आईजी। कोई बॉर्डर पे एक कोने से आप कश्मीर से ले लीजिए कन्याकुमारी तक और उधर गुजरात से ले लीजिए मणिपुर तक, कोई ऐसा इलाका नहीं जहाँ पर हमारे लोग नहीं हैं। अगर हमारे लोग वहाँ पर रात दिन खड़े हैं तो आज हम चैन की नींद सो रहे हैं। देश में हर कारखाने चल रहे हैं, देश में जितनी भी हमारी इंडस्ट्रीज हैं, स्कूल के बच्चे हैं, परिवार हैं, क्यों सुरक्षित हैं? क्योंकि सीमाओं के ऊपर हमारे प्रहरी हैं और हमारे प्रहरी किस हालत में काम कर रहे हैं वो आप सोच सकते हैं।
कि कश्मीर में जहाँ टेम्परेचर द्रास के इलाके में -26 में, जब मैं वहाँ कमांड कर रहा था तो -26 में टेम्परेचर था और तब वहाँ लड़के रहते थे। अपना 60वां रेजिंग डे मना रहा है और इस दिवस पे बीएसएफ के सारे यूनिट सेक्टर फ्रंटियर हेडक्वार्टर्स में प्रोग्राम भी हो रहे हैं, जिसमें एक बड़ा खाना भी आयोजित किया जा रहा है जिसको प्रहरी भोज कहते हैं, जिसमें हमारे अधिकारी, अधीनस्थ अधिकारी और अन्य कार्मिक, उनके फैमिलीज़ और हमारे वेटरन्स सारे साथ होके इस दिवस को मनाते हैं जोशो खरोश और जो है आगे के लिए तैयार सीमा सुरक्षा बल के लिए। खबर ज्योतिर्मठ से है, जहां पीएम फसल बीमा योजना के तहत रबी की फसल बीमा 2025 सीजन को लेकर सेब उद्यानपतियों के लिए फसल बीमा की पाठशाला आयोजित की गई, जिसमें पीएम फसल बीमा योजना की कार्यरत कार्यदायी संस्था एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2025 से संबंधित नई जानकारियां दी। हालांकि 2586 सेब बागबानों ने साल 2023-24 में पीएम फसल बीमा योजना के तहत अपनी सेब की फसल का बीमा कराया है। करीब 30% किसानों का सेब का बीमा क्लेम अधर में लटका हुआ है, लिहाजा अभी भी काश्तकार फसल बीमा योजना से दूरी बनाए हुए हैं, जबकि आज से नए सत्र के लिए रबी की फसल का बीमा प्रीमियम भरना शुरू हो गया है। इस दौरान गोष्ठी में कई सेब काश्तकारों ने फसल बीमा कंपनी एसबीआई की कार्यशैली को लेकर अपनी नाराजगी भी व्यक्त की है। गोष्ठी में मांग की गई है कि इस साल से नए फसल बीमा योजना में बिना सेब बागानों के सर्वे के बीमा क्लेम जारी न किया जाए। काश्तकारों का कहना है कि सेब फसल बीमा का क्लेम उन्हें सही समय पर नहीं दिया जा रहा है, जबकि पीएम फसल बीमा योजना केंद्र सरकार की किसान हित में सबसे बड़ी संजीवनी साबित होने वाली योजना है। पश्चिम का जो ये क्षेत्र है इसमें अलग अलग हुआ है, तो जहाँ की वास्तविक जो क्षति होती है उसकी क्षतिपूर्ति नहीं मिल पाती है, जबकि यहाँ पे जो पिछले साल देखा आपने 80% जो लोगों का जो है यहाँ पे क्षति हुई थी और अभी तक उसका बीमा का कोई वो अवसर नहीं है, कितना % देंगे नहीं देंगे, तो इसलिए हमारे जो किसान लोग हैं ध्यान लोग काफ़ी निराश है। दूसरी इसमें एक समस्या ये है कि भाई जब आप लोग बीमा देना है आपका जो भी बनता है इनको अक्टूबर में दे देना चाहिए, क्योंकि अक्टूबर में देने से क्या हो, किसान जो है अपना दिसंबर का महीना जो अंतिम होता है वो बीमा करने में अधिक उत्सुक रहता है। चमोली में डीएम के निर्देशों पर मुख्य उद्यान अधिकारी जेपी तिवारी ने जिले के कई गांवों के करीब 20 सेब उत्पादक किसानों के दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें कि ये सभी किसान हिमाचल प्रदेश की वाईएस परमार यूनिवर्सिटी में जाकर सेब उत्पादन की उच्च तकनीक के संबंध में प्रशिक्षण लेंगे और जिले में सेब की उन्नत किस्मों के उत्पादन को बढ़ावा देंगे। वहीं दल को रवाना करने के दौरान मौके पर कई अधिकारी मौजूद रहे। बढ़ते आगे, बद्रीनाथ धाम में कपाट बंद होने के बाद मास्टर प्लान के कार्यों ने रफ्तार पकड़ ली है। जिलाधिकारी संदीप तिवारी बद्रीनाथ पहुंचकर मास्टर प्लान के अंतर्गत संचालित पुनर्निर्माण कार्यों और आगामी यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर स्थलीय निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं को संचालित कार्यों को तेजी से पूर्ण करने के निर्देश भी दिए। तीर्थ पुरोहित आवास निर्माण कार्यों का निरीक्षण करते हुए जिलाधिकारी ने दिसंबर तक निर्माण कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। आज बद्रीनाथ मास्टर प्लान के कार्यों का निरीक्षण किया गया कार्यदायी संस्था PIU PWD के साथ। अभी टूरिस्ट मैनेजमेंट सेंटर, सिविक कम्युनिटी बिल्डिंग, प्लाजा, इनमें अच्छा काम चल रहा है और करीब 90% काम पूरा हो चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से भी निरंतर समीक्षा होती रहती है और इन्हीं कार्यों को प्राथमिकता भी दी जानी है पूर्ण करने के लिए। उसके अतिरिक्त रिवर फ्रंट A, रिवर फ्रंट F और रिवर फ्रंट G में भी कार्य प्रगति पर देखने को मिला और क्योंकि अब अलकनंदा नदी का लेवल भी नीचे जा चुका है तो काम तेज गति से हो रहा है और आशा है कि इस सीज़न में अच्छी प्रगति। बढ़ते आगे, राष्ट्रीय टेबल टेनिस प्रशिक्षण कैंप देहरादून के लिए ज्योतिर्मठ की 4 होनहार महिला खिलाड़ियों
अंशिका, अदिति, दिया, सैनी और काव्या का चयन हुआ है। ये जानकारी ज्योतिर्मठ टेबल टेनिस ट्रेनिंग सेंटर के मुख्य प्रशिक्षक और कोच विजय कुमार ने दी है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा 5वीं होनहार महिला खिलाड़ी स्नेहा नेगी गोपेश्वर नगर से भी हैं, जिनका चयन इस नेशनल कैंप में हुआ है। और ये नेशनल लेवल टेबल टेनिस खेल प्रशिक्षण कैंप देहरादून में 6 दिसंबर से शुरू होगा। ज्योतिर्मठ थाना परिसर में धमाचौकड़ी मचाने के बाद अब नगर क्षेत्र के मनोहर बाग वार्ड और गढ़वाल स्काउट सैन्य शिविर क्षेत्र के आसपास जंगली भालू ने 2 पशुओं पर हमला कर दिया, जिसके बाद नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क प्रशासन ने रात्रि गश्त बढ़ा दी है। ज्योतिर्मठ कोतवाली के मुख्य गेट से अंदर अपने बच्चे के साथ घुसकर दहशत फैला चुकी मादा भालू और उसके बच्चे को पुलिस कर्मियों ने सीसीटीवी कैमरे की मदद से कैद किया। दरअसल सुबह सुबह तड़के एक मादा भालू अपने बच्चों के साथ पुलिस कोतवाली जोशीमठ की रेकी करती हुई नजर आई। अच्छा, वो झूली भागे आगे 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 वो। चमोली के दूरस्थ विकासखंड पोखरी में जिला प्रशासन ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया था कि जल्द ही सड़क का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन हैरानी की बात यह है कि 8 महीने बीत जाने के बावजूद भी एक बार फिर से इलाके के लोग सड़कों पर उतरने को मजबूर है। शासन प्रशासन पर वादा खिलाफी का आरोप है और मौजूदा वक्त में प्रदर्शनकारियों में इस बार भारी आक्रोश है। विकासखंड पोखरी में फिर धरना प्रदर्शन, नौली धोतीधार मोटर मार्ग की मांग तेज, प्रशासन पर वादा खिलाफी का है आरोप। तस्वीरें उस प्रदेश की हैं जहां बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है। तस्वीरें उस इलाके की हैं जहां के जिला प्रशासन ने ग्रामीणों का आश्वासन दिया था कि जल्द ही सड़क का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन हैरानी की बात है 8 महीने बीत जाने के बाद भी एक बार फिर से इलाके के लोग सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। शासन प्रशासन पर वादा खिलाफी का आरोप है और मौजूदा वक्त में प्रदर्शनकारियों में इस बार भारी आक्रोश भी। 34 दिनों का जो ये आंदोलन हुआ था नौली धोतीधार मोटर मार्ग, जब इसका जिस दिन ये शासनादेश हुआ था तो तब हमें उम्मीद थी कि इस पर जल्द से जल्द कोई कार्रवाई होगी, लेकिन आज 7-8 महीने बीत जाने के बाद भी इस पर विभाग की जो लापरवाही है साफ दिख रही है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि अगर इस पर जल्द से जल्द ये विभाग अगर कोई नतीजा नहीं लेता है तो हमें दोबारा बाध्य होना पड़ेगा और सारे लोग जो हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, हमारे मीडिया कर्मी हैं, इस पर फिर से हमें ये इसके लिए आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा हमें। इससे पहले 34 दिनों तक चला था आंदोलन। प्रशासन से ग्रामीणों को मिला था आश्वासन। 9 महीने बीत गए लेकिन नहीं बनी है सड़क। उत्तराखंड के चमोली विकासखंड पोखरी के लोग महीनों से नौली धोतीधार मोटर मार्ग की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने को भी तैयार नहीं। पिछली बार इलाके के लोगों ने 34 दिनों तक आंदोलन किया, जिसके बाद शासन और प्रशासन ने आश्वासन दिया था कि जल्द ही नौली धोतीधार मोटर मार्ग का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन आरोप है 9 महीने बीत जाने के बाद अब कोई सुनने को तैयार ही नहीं। अब गाँव के लोग फिर से आंदोलन का मन बना रहे हैं। 10 फरवरी 2024 को नौली धोतीधार मोटर मार्ग के लिए पोखरी के समस्त जनप्रतिनिधियों ने एक आवाज़ उठाई थी, एक आंदोलन किया था और 34 दिनों के धरना देने के पश्चात इसका जो शासनादेश हुआ, शासनादेश होने के पश्चात मात्र अभी तक एक बार इस रोड की सर्वे हुई है और 7-8 महीने बीतने के बाद भी अभी इस पर कोई भी कार्रवाई विभाग के द्वारा नहीं की गई है। बहुत दुख की बात है, क्योंकि मैं आप लोगों के माध्यम से समस्त क्षेत्रवासियों से कहना चाहता हूं, क्योंकि देखिए क्षेत्र हित में सभी रोडों का बनना बहुत ज़रूरी है। हम किसी रोड के उसमें नहीं है कि कोई भी रोड ना बननी सभी रोड जाए, लेकिन अगर प्राथमिकता के आधार पर देखा जाए तो नौली धोतीधार मोटर मार्ग सबसे
यहाँ जो पोखरी का विकास है, पोखरी जो पूरा क्षेत्र है, यहाँ के जो 40-50 गांव हैं, इनके लिए चाहे रोजगार हो, पर्यटन हो, तीर्थाटन हो, इसके लिए बेहद जरूरी यह सड़क बननी चाहिए, क्षेत्र हित में बननी चाहिए, रोजगार के लिहाज से यह रोड बननी चाहिए। इसको देखते हुए मेरा सभी विभागीय जितने भी कर्मचारी हैं, सभी लोगों से ये कहना है कि आप प्राथमिकता में इसको रखिए और इसका जल्दी से जल्दी जो भी इस पर आगे की कार्रवाई होती है इसको करिए, अन्यथा मजबूरन हम सभी को एक बार पुनः इस आंदोलन के लिए दोबारा यहाँ इस क्षेत्र में फिर एक बार आंदोलन करना पड़ेगा। शासनादेश जारी है तो फिर कहां है दिक्कत? 16 मार्च को ही जारी हो गया था शासनादेश। विभाग की लापरवाही से सरकार की बदनामी। बीते फरवरी माह में क्षेत्रीय जनता ने नौली धोतीधार मोटर मार्ग को लेकर संघर्ष समिति का गठन किया था, जिसको लेकर 34 दिनों तक सभी क्षेत्रीय जनता ने सड़क की मांग को लेकर एक बड़ा आंदोलन किया था, जिस पर बीते मार्च माह में सरकार ने आंदोलन पर संज्ञान लिया और 16 मार्च को सड़क के निर्माण के लिए शासनादेश जारी किया। लेकिन आज 9 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक सड़क का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया है। धोतीधार की सर्वे तो हो गई है, लेकिन उस पर जियोलॉजिस्ट का विजिट होना है। अभी मेरी बात हुई, नेक्स्ट वीक का वो टेंटेटिव प्लान कर रहे हैं कि नेक्स्ट वीक तक मैं अपना प्रोग्राम बनाता हूँ। बाकी देखते हैं, जैसा भी होगा सूचित कर देंगे आप। जिनकी है जिम्मेदारी वो दे रहे हैं दलीलें। कब तक दलीलें सुनते रहेंगे पहाड़ के लोग? जल्द सड़क निर्माण शुरू करने की है मांग। मौजूदा वक्त में समस्त क्षेत्रीय जनता का आक्रोश एक बार फिर देखने को मिल रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि सड़क का निर्माण कार्य जल्दी से जल्दी प्रारंभ नहीं होता तो समस्त क्षेत्रीय जनता एक बार फिर से बड़े आंदोलन का रुख अपनाएगी। वहीं इस मामले पर लोक निर्माण विभाग पोखरी का कहना है कि जल्द से जल्द सड़क निर्माण का कार्य को लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी क्षेत्रीय जनता कुछ टाइम पहले पोखरी के मुख्यालय डाक बंगले में 34-35 दिन धरने पे बैठी। उनकी मांग थी नौली धोतीधार सड़क, जो कि पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और उत्तराखंड लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हॉर्नबिल टीवी के साथ। नमस्कार।